92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अनु सिंह की लिखी कहानी मोहब्बत की स्ट्रिंग थियरी, बिना किसी एड ब्रेक के। किसी नए शख्स से मिलना मुझको बहुत भारी काम लगता है। पहले अपनी मसरूफियत में से उसके लिए वक्त निकालो, फिर दुआ सलाम की तकल्लुफी करो, फिर बातचीत के बहाने ढूंढो और तब जाके अपने वजूद के कुछ टुकड़े बांट के दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। कितनी सारी तो कुर्बानियां मांगता है एक रिश्ता, एक दोस्ती। और मसला प्यार का हो तो समझिए कि उम्र गई हाथ से। जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। मेरी शख्सियत इंट्रोवर्ट की श्रेणी में आती है। अंतर्मुखी हूं, गीक टाइप हूं, अव्वल दर्जे का सनकी जो सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स में दिलचस्पी रखता है। रिश्तों के गणित मुझको समझ नहीं आते, इसलिए जल्दी किसी से बात भी नहीं करता हूं। रिसर्च कर रहा हूं स्ट्रिंग थियरी में, इसलिए रिश्तों के स्ट्रिंग्स, उनकी उलझनों में पड़ना नहीं चाहता। जिस शहर और जिस देश में रहता हूं वहां 38 साल की उम्र में सिंगल या बैचलर होने को लोग हिकारत भरी नजरों से नहीं देखते। लेकिन हजारों मील, 7 समंदर और 10.5 घंटे के फासले पे याद शहर में बैठी माँ का जीना मुश्किल करने वाले कई लोग होते होंगे। इसलिए बेचारी माँ हर रोज बिना नागा मेरे यूनिवर्सिटी निकलने से ठीक 45 मिनट पहले फोन किया करती। ISD पर बेचारी पूरी कोशिश करती कि बातचीत का रुख उस ओर ना मोड़े जिस ओर हमारे बहस करने की गुंजाइश हो। माँ अपनी कोशिश में नाकाम रहती, मैं अपनी नाराजगी छुपाने में। हर रोज फोन पे एक ही बातचीत होती थी, ऐसे जैसे पिछले 8-10 सालों में कोई रिकॉर्डेड बातचीत ही प्ले हो रही हो। मैं जानता था कि माँ मुझसे बात करने के लिए आधी रात तक जाग रही होगी और अपनी पेंशन के सारे पैसे फोन पे खत्म करती होगी। फिर भी मैं रोज झल्ला के आधी बातचीत होते होते फोन काट देता था। फोन पे बात कुछ यूं होती, संदीप की शादी ठीक हो गई है। राजेश की बेटी हुई है, 5 तारीख को छठी है उसकी। अच्छा, वो तेरा दोस्त मनोज आया था कल घर पे। पापा से कह रहा था सेंट जोसेफ के प्रिंसिपल से बेटे के एडमिशन की सिफारिश करने को। पापा ने साफ मना कर दिया। सोनू, ये सारे लड़के तेरी उम्र के हैं, बल्कि मनोज तो तुझसे 6-8 महीने छोटा ही होगा। सबकी गृहस्थी बस गई और एक तू। माँ प्लीज फिर से मत शुरू करो। क्या नहीं शुरू करूं? यहाँ जिंदगी खत्म होने को है और मैं बहू का चेहरा देखे बिना मर जाऊंगी लगता है। माँ प्लीज, शादी जिंदगी की आखिरी मंजिल नहीं होती है। जिंदगी इसी एक रिश्ते से शुरू होती है। मैंने तेरे पापा से शादी नहीं की होती तो तू कहां से आता? माँ, यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा हूं। अच्छा सुन, तेरे कॉलेज में नहीं कोई जचती तुझको? तेरे साथ पढ़ाने वाली टीचर या कोई तेरी तरह सालों से रिसर्च करके सिर के बाल सफेद करने वाली लड़की? माँ, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने जाता हूँ, अपनी रिसर्च करने जाता हूँ, लड़की ढूंढने नहीं। अच्छा, मैंने ढूंढ ली है। शर्मा जी की लड़की याद है? 3rd ईयर इंजीनियरिंग में है, वो लोग तैयार है। और मैं झल्ला के फोन रख दिया करता। शर्मा जी की लड़की ने मेरे सामने प्ले स्कूल में दाखिला लिया था, उसी साल जिस साल मैंने 12वीं के एग्जाम दिए थे। माँ भी ना, वो अपनी जिद पे कायम थी, मैं अपनी जिद पे। तो बस मैं भी सिंगल का सिंगल ही रह गया। और सिंगल ही रह गया होता अगर उस लड़की से न मिला होता। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं स्ट्रिंग थियरी में रिसर्च करने वाला अपनी तरह का इकलौता पागल इंसान था। रिसर्च के लिए आमतौर पे फिजिसिस्ट्स इतना मुश्किल विषय नहीं चुनते, लेकिन मुझ पे तो स्टीफन हॉकिंग का अगला शागिर्द बनने की धुन सवार थी। दरअसल मैं बचपन से पागल हूं। मेरे साथ के लोग जब इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे थे तो मैं MSc लेवल की फिजिक्स का कोर्स पूरा करने में जुटा था। फिर मुझको रिसर्च की धुन सवार हो गई और अपनी पढ़ाई करने मैं दिल्ली आ गया और फिर स्कॉलरशिप पे सीधा अमेरिका। फिजिक्स ने इतना उलझाए रखा कि कुछ और सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं मिली। जब तक होश आया उम्र हाथ से फिसली जा रही थी। जब प्यार होना चाहिए था तब मैंने अपनी दिल की चौखट के बाहर अपने ही हाथों कई पहरे बिठा रखे थे। अब जब शोहरत, पैसे, अपनी ही यूनिवर्सिटी में नौकरी, घर, गाड़ी सब मिल गए तो एक खालीपन कचोटने लगा था। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि मां को ऐसा नहीं लगता था कि देर हुई है। इस बीच मेरी रिसर्च की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी थी। मुझको यंग साइंटिस्ट अवार्ड से नवाजा गया था और किसी विदेशी जमीन पर जाके अपने देश का नाम रोशन करने वाले कई प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में से मैं भी एक निकला जिससे वहां के लोग रश्क करते थे।
अवार्ड मिलने की घोषणा होने के बाद मेरे पास एक ईमेल आया। किसी साइंस जर्नल से था। कोई मरिया नाम की पत्रकार स्ट्रिंग थियरी पर हुए अब तक के काम पे एक रिपोर्ट लिखना चाहती थी और इसी सिलसिले में मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी। मैं भी कम अकड़ू थोड़े हूँ। मैंने भी जवाब दे दिया, वक्त की कमी है इसलिए ईमेल पे सवाल लिख के भेजो। मिल नहीं पाऊंगा, जवाब मेल कर दूंगा। मुझको उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की या औरत जो भी थी इतने मुश्किल टॉपिक पे 4 सवाल भी ठीक से पूछ पाएगी। लेकिन 15 मिनट के भीतर उसने मुझको 15 मुश्किल सवाल भेज दिए थे स्ट्रिंग थियरी पे। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो स्ट्रिंग थियरी एक ऐसा जटिल सिद्धांत, एक ऐसी मुश्किल लेकिन महत्वपूर्ण थियरी है जिसके समझे बगैर कुदरत के बुनियादी नियमों को समझाया नहीं जा सकता। स्ट्रिंग थियरी के जरिए ही ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण जैसे अबूझ रहस्यों को समझने की कोशिश की जा रही है। मैं भी कहां अपनी कहानी सुनाते सुनाते फिजिक्स पढ़ाने बैठ गया। खैर, मारिया नाम की इस मोहतरमा की रिसर्च से मैं हैरान था। एक जर्नलिस्ट दुनिया की सबसे मुश्किल थियरी को लेके ऐसे टेढ़े और पेचीदा सवाल पूछ सकती है, ये मेरे लिए वाकई हैरान करने वाली बात थी। मारिया की इस गुगली ने मुझको क्लीन बोल्ड कर दिया था। फिर ईमेल पे हमारी बातचीत शुरू हो गई। स्ट्रिंग थियरी के दायरे से बाहर निकल के हम न्यू जर्सी के मौसम और प्रिंसटन के पार्किंग लॉट की भी बात करने लगे थे। प्यार में पड़ जाने के लिए देर नहीं हुई है अभी। माँ का ये यकीन सही निकला। पहली बार प्यार हो जाने के जितने नोशंस थे, जितनी मान्यताएं थीं, मैं उनका अपवाद, एक्सेप्शन निकला। मुझको 38 की उम्र में पहली बार प्यार होने लगा था, वो भी उससे जिससे अभी तक सिर्फ ईमेल और एसएमएस पे बात हुई थी। वो भी उससे जिसके बारे में ये तक नहीं पता था कि वो अमेरिकन थी कि नाइजीरियन, चीनी थी कि कोरियन, स्पेनिश थी कि जर्मन। बस उसके ईमेल से उसके ज़हीन और समझदार होने की खुशबू आती थी और मैं उन्हीं में डूबता चला जा रहा था। ये मेरे सनकी होने का आखिरी और सबसे बड़ा सबूत था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। मैं मरिया नाम की इस लड़की से मिलना चाहता था। कई बार गूगल किया था उसका नाम, लेकिन इंटरनेट की आभासी दुनिया में इस नाम के हजारों लोग मौजूद थे। बाकी गूगल भी जो सर्च रिजल्ट दिखाता उसमें उसके लिखे हुए लंबे लंबे आर्टिकल्स होते। मारिया सिर्फ स्ट्रिंग थियरी पर ही नहीं, कई और विषयों पर जबरदस्त पकड़ रखती थी। मैं उसका लिखा हुआ पढ़ता और उसको फौरन ईमेल करता। हर बार उसका जवाब आता, कभी 5 मिनट में, कभी 5 दिनों में। और उसके जवाब आने की बेसब्री मुझको पागल किए रखती। कोई कशिश थी जो मुझको बांध रही थी और प्यार न करने की अपनी ही जिद मैं खुद ही तोड़ने लगा था। फिर एक दिन मैंने उससे मिलने का फैसला किया ताकि ईमेल और एसएमएस पे हो रहे इस बेतुके बेमानी क्रश से उबरा जा सके। मुझको पूरा यकीन था कि उससे एक बार मिलने के बाद मैं उससे दोबारा नहीं मिलना चाहूंगा, इसलिए पहली और आखिरी मुलाकात के लिए खूब मन से तैयार होकर निकला था। अपने सॉल्ट पेपर बालों को करीने से संवारा था। ओवरकोट से नैप्थलीन बॉल्स की खुशबू निकालने के लिए ढेर सारा परफ्यूम लगाया था और अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ा न्यूयॉर्क के लिए। रात भर किशोरदा गाते रहे, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, और मुझको अपनी ही बेवकूफ़ियों पे हंसी आती रही। मन उम्मीद और निराशा के बीच हिचकोले लेता रहा। तो मैं मारिया से न्यूयॉर्क में मिलने वाला था। ईमेल पे उसने पूछा था मुझसे, यहाँ ऊपर कंकड़ उछालूं तो नीचे आके एक इंडियन को लगेगा, इतनी सारी भीड़ में एक और इंडियन को कैसे पहचानूंगी मैं? मैंने जवाब में अपने ओवरकोट और माँ के बनाए लाल मफलर की निशानी भेज दी। और मैं कैसे पहचानूंगा? मैंने तो अभी तक ये पूछा ही नहीं था कि तुम आई किस दुनिया से हो। लेकिन मुझको इस बात का गुमान था कि मारिया मैनहट्टन की भीड़ में मुझको ढूंढ ही लेगी। एक कॉफी शॉप में हमारा मिलना तय था। मैं 15 मिनट पहले ही आ गया था। कोने की एक मेज पकड़े हर आने जाने वाली लड़की में मैं मारिया को ढूंढता, लेकिन वहां घुसने वाली हर लड़की की मंजिल कोई और मेज होती। और सच कहूं तो इन लड़कियों को दूसरी तरफ मुड़ते देख के मैं राहत की सांस ही लेता रहा था। उलझन में था, अपने ख्यालों पे यकीन करता कि उस हकीकत पे जिससे अभी तक मेरा आमना सामना तक नहीं हुआ था। फिर अचानक एक लड़की मेरे सामने आके खड़ी हो गई। मुश्किल से 20 साल की दिखने वाली ये लड़की मारिया नहीं हो सकती। शायद इसको गलतफहमी हुई थी। डॉक्टर प्रवीण भारद्वाज? उस लड़की ने जबान खोली तो मेरी सांस ही रुक गई।
इसका लहजा तो पूरा का पूरा हिंदुस्तानी था। ये लड़की मारिया तो हो ही नहीं सकती। ये लड़की मारिया थी भी नहीं, लेकिन मेरी मारिया से पहली और आखिरी बार मिलने की उम्मीदों पे पानी फेरने का सारा इंतजाम लेके आई थी ये अजनबी लड़की। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। ये लड़की मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी कि तभी मेरे फोन पे अंग्रेजी में एक SMS आया। आई गॉट कोल्ड फीट। मैं ब्लाइंड डेट के लिए तैयार नहीं थी। वैसे भी मुझको देख के आपको निराशा ही होती। ये सब तो ठीक था, लेकिन मेरे सामने खड़ी ये नई लड़की कौन थी? मुझको मारिया ने आपसे मिलने को कहा। मैं उनके साथ काम करती हूँ, इंटर्न हूँ, यार्ड शहर से हूँ। आप भी वहीं से हैं ना? पूरा यार्ड शहर आपके अवार्ड मिलने की खुशी का जश्न मना रहा है। स्कूल में तो आपकी तस्वीर भी लगा दी गई है। वो लड़की खालिस हिंदी में बोले जा रही थी। बक 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 बक। जी मैं आ रहा था उसकी जबान पे कोई ताला लगा दूं। मैं अभी सिर्फ सोचना चाहता था, अगर मारिया मुझसे मिलना नहीं चाहती थी तो मुझको यहां बुलाया क्यों? और अगर बुलाया भी तो खुद आने के बजाय इस लड़की को क्यों भेजा? स्ट्रिंग थियरी वाला आर्टिकल मारिया ने मुझको प्रूफ रीडिंग के लिए दिया था। आपका नाम देखते ही मैं उछल पड़ी थी। मैंने ही बताया उसको कि आप मेरे शहर से हैं। फिर मारिया बड़ी देर तक आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछती रही। शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड। मैंने कहा, याद शहर के लोग होते ही हैं बड़े काबिल। यूरेका! मारिया मेरे बैकग्राउंड के बारे में जान गई थी। हिंदुस्तानियों के पारंपरिक और दकियानूसी होने की बात कौन फिरंगी नहीं जानता। सोच लिया होगा कि हमारे यहाँ भी घरों में सांप निकलते हैं, हम हाथियों पर चढ़ के स्कूल जाते हैं और हम बच्चों की बलि चढ़ाते हैं। सोच लिया होगा कि नाचने गाने और 2500 व्रत त्योहार मनाने के अलावा हमारे पास दूसरा काम नहीं होता है। सोच लिया होगा कि मैं बाय डिफॉल्ट वैज्ञानिक बन गया हूँगा और फितरत से भी मैं कोई दकियानूसी अंधविश्वासी आदमी रहा हूँगा। इसलिए खुद नहीं आई और भेज दिया इस पागल लड़की को। अब ब्लाइंड डेट जाया ना हो जाए इसके लिए आखिरी कोशिश की होगी मिस मारिया जॉन ने। मैं बुरी तरह झल्लाया हुआ था। उस लड़की से मैंने उसका नाम तक नहीं पूछा। कॉफी के लिए पूछना तो दूर की बात थी। उसकी बात बीच में काट के मैं अचानक उठ गया और तेजी से बाहर चला गया। जिसको मैं जानता ही नहीं उसके सामने सभ्य होने का ढोंग क्या करना? और जिसको जानने लगा था वो अनजान बनी रहना चाहती थी। हाउ चाइल्डिश, मैंने मन ही मन सोचा। अगर खुद नहीं आना था तो एक 20 साल की लड़की को मिलने के लिए भेजना क्या जरूरी था? लेकिन इस वाकये से मुझको पुख्ता यकीन हो गया था कि मारिया मुझसे इसलिए नहीं मिलना चाहती थी कि उसे भी अपने दिल पे यकीन नहीं है। कुछ तो था जो उधर भी सुलग रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस चैप्टर को भूल जाऊंगा और वापस सख्त दिल मसरूफ साइंटिस्ट बन जाऊंगा। मैंने इस एक लड़की के पीछे अपना बहुत सारा वक्त खराब किया था। गाड़ी में वापस लौटते हुए लग रहा था कि जैसे मैं एक बहुत बड़ा खालीपन लिए जा रहा हूं। जाने क्यों लगा कि किसी के साथ हो सकने की उम्मीद मर चुकी थी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। माँ भी ना ठीक उसी वक्त फोन करती है जब मैं उनसे बात नहीं करना चाहता। इतनी दूर बैठे उसको कैसे पता चल जाता है कि मैं किसी दुविधा में हूं? मैंने फोन बजने दिया। मैं उसके लिए परेशान हो रहा था जो थी ही नहीं, जिसको अपने होने का कभी यकीन दिलाया ही नहीं। प्यार क्या इतना इम्प्रैक्टिकल कर देता है? आपकी सारी समझ, उम्र और जमा किया हुआ ज्ञान कहाँ चला जाता है प्यार होने पे? 18 की उम्र में प्यार होने और 38 में प्यार हो जाने में कोई तो फर्क होना चाहिए था, लेकिन नहीं था। फोन फिर से बजने लगा। माँ को भी चैन नहीं है। इस बार गाड़ी हाईवे पे किनारे रोक के मुझको फोन उठाना पड़ा। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? आज तो सैटरडे है। और तुमने ये क्यों नहीं बताया कि याद शहर में मुझको मिले अवार्ड की चर्चा है? मैंने अपनी तलखी दिखाई। अरे ये अवार्ड तो मिलते रहेंगे, तुझको कोई लड़की नहीं मिलती बस। माँ, मैं करीब करीब चीख पड़ा था फोन पे। अरे मजाक कर रही थी पागल। आज 40 लोगों का डिनर है घर पे। पापा ने बुलाया है तुझको अवार्ड मिलने की खुशी में। तेरे स्कूल प्रिंसिपल भी होंगे। माँ बोलती रही, मैं सुनता रहा। बोल, किससे मिलने गया था? माँ ने पूछा तो मैं घबरा गया। माँ को कैसे पता चल गया था? कहीं वही कॉफी शॉप वाली लड़की ने? ओह गॉड, हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएंगे, रहेंगे चुगली रस में असीम आनंद लेने वाले वही हिंदुस्तानी ही। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हैरान होकर पूछा।
अरे पीछे ट्रैफिक का शोर है, किसी सैटरडे को उठ के तू कहीं गाड़ी लेके निकला है तो किसी से मिलने ही गया होगा ना। मैंने राहत की सांस ली। माँ वहां से जासूसी करती है और मैं यहाँ बैठे बैठे साफ झूठ बोलता हूँ। एक और बोल दिया, एक दोस्त से मिलने गया था। इंडियन है। माँ की अदालत में जिरह ना हो मुमकिन ही नहीं है। नहीं, चाइनीज लड़की है। अब क्या करोगी? सर माथे पे लूंगी, और क्या। जिस लड़की को तूने दोस्त कहा है उसमें जरूर कोई बात होगी। माँ ने फोन रख दिया और मैं सोचता रहा। माँ भी जानती है कि अगर पहली बार मुझको कोई लड़की अच्छी लगी तो उसमें जरूर कोई बात होगी। दिमाग कह रहा था कि सीधे गाड़ी चला के वापस अपने घर पहुंचो और किसी तरह का पागलपन मत करो। दिल कह रहा था कि उस लड़की से एक बार मिल तो लो। दिमाग कह रहा था कि 34 ईमेल्स और 22 SMS के दम पे प्यार हो जाने का दावा नहीं किया जा सकता। दिल कह रहा था इतनी भी बातचीत की क्यों? मिलने को तो हम हजारों लोगों से मिलते हैं, सबसे इस तरह लगाव थोड़े हो जाता है। दिमाग कह रहा था लड़की हंसी उड़ाएगी, मजे लेगी। दिल कह रहा था उसके मन में भी तो कुछ है जो उसने कहा नहीं। मैंने दिल की सुन ली और वहीं खड़े खड़े मारिया को फोन लगा दिया। 1 घंटे में मारिया ने फोन उठा लिया। हम पहली बार एक दूसरे की आवाज सुन रहे थे। हाय मारिया, प्रवीण, मैंने कहा और वो थोड़ी देर चुप रही। सेम कॉफी शॉप, 3 tables राइट टू वेयर यू वर सिटिंग। उसने बस इतना कहा और फोन रख दिया। फिर से वापस वहीं बुलाया था, उसी कॉफी शॉप पे जहां वो मुझको बैठे उस वक्त भी देख रही थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग FM पे। यानी मारिया वहीं थी? मैंने उसको देखा कैसे नहीं? मैंने उसको पहचाना कैसे नहीं? मैं उस हर लड़की की शक्ल याद करने की कोशिश करता रहा जिसको मैंने उस कॉफी शॉप में आधे घंटे में आते जाते देखा था। और फिर मैं गाड़ी को यू टर्न करते हुए मुस्कुराने लगा था। आखिर मिलना तो वो भी चाहती थी। मैं वापस कॉफी शॉप तक पहुंचा, गाड़ी से उतरा, धीमे कदमों से अंदर दाखिल हुआ। कॉफी शॉप में मुझको देख के हाथ हिलाने वाली औरत के पास वो लड़की बैठी थी जिससे मैं अभी अभी बड़ी बदतमीजी से पेश आया था। मैंने भी वापस हाथ हिला दिया। मैं मरिया नाम की किसी लड़की से मिलने की कल्पना कर रहा था। यहां मरिया तो मुझसे 2-4 साल उम्र में बड़ी ही निकली। मैंने मरिया को विदेशी समझ रखा था। यहां मरिया का रंग तो मुझसे भी गेहुआ निकला। हम तीनों थोड़ी देर खामोशी में कॉफी पीते रहे और उसके बाद याद शहर वाली लड़की ने इजाजत लेते हुए हमसे बाय कह दिया और मुझको करीब करीब घूरती हुई वहां से चली गई। उसे अपने शहर के लोगों पे बड़ा घमंड है। तुमने उसका वो घमंड तोड़ दिया। मारिया हिंदी बोल रही थी। तुम इंडियन हो? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने सीधा सवाल पूछ लिया। हाँ, मुंबई की। भाईंदर से न्यूयॉर्क तक का लंबा सफर तय किया है। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? उससे क्या फायदा होता, वो बोली, और मैं 1000 बातें और बोलने के लिए मचलता रहा, लेकिन कहा कुछ नहीं। राहत और खुशी के बीच कहीं कोई निराशा भी थी। मैं मारिया से इतनी सारी बातें कहना और पूछना चाहता था कि मुझको समझ ही नहीं आया कि शुरू कहां से करूं। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद के एक प्रोफेसर को स्ट्रिंग थ्योरी पे काम करने के लिए अवार्ड मिला है। आप जानते हैं उनको? उसने ही बात शुरू की। जी में आया कि कह दूं गोली मारो स्ट्रिंग थ्योरी को। यहां दिल के रहस्यों पर से पर्दे नहीं उठ पा रहे और तुम कहां ब्रह्मांड की बात लिए बैठ गई। अपने बारे में बात करें, यानी मेरे और तुम्हारे बारे में, मैंने उससे बड़ी संजीदगी से कहा। मारिया ने हंस के कहा, मुझे नहीं मालूम था कि एक फिजिसिस्ट इतना दिलचस्प हो सकता है। मारिया से मेरी ये पहली मुलाकात थी। फिर हम कुल 5 बार मिले और 6ठी बार मैंने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हम शादी करके याद शहर गए, एक बहुत प्यारे 9 साल के बेटे के साथ। मारिया के लिए भले ही ये दूसरी शादी थी, लेकिन मेरे लिए ये पहला और आखिरी प्यार था। वैसे शादी भी मुझको दोबारा करनी पड़ी थी, याद शहर में, माँ के सनातन धर्मी तरीके से। मैं अभी भी स्ट्रिंग थ्योरी ही पढ़ाता हूँ। मारिया मेरे सब्जेक्ट को थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहती है। हालांकि मैं अभी भी एक ही थ्योरी में यकीन करता हूँ, मोहब्बत की थ्योरी में। ये मोहब्बत बाकी रही तो दुनिया हर हाल में कायम रहेगी। बस
इतनी सी थी ये कहानी।